ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने कवर किए थे कि किस तरीके से आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं और बैकएंड में अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टास्क हमारा है वो ये है कि जैसे ही मैंने यहाँ से एज का मैंने बताया था कि हम यहाँ से इसके डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने पे एज को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, इसका प्राइमरी कलर इस पर ही हम लिखेंगे #F2EED। ठीक है, सेम कलर यहाँ पे भी सेट हो जाएगा और इस बटन का कलर भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो हम इस बटन पे सिलेक्ट कर लेंगे और हम अभी है डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हमें पहले बटन का कलर चेंज करना है, तो उसका कलर भी हम यहाँ पे दे देंगे -F2EED। ठीक है, यही कलर हम सेट करेंगे और इस ब्लू कलर को अब हम रिप्लेस कर देंगे ब्लैक कलर से। तो हम यहाँ से बटन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको आना है प्रॉपर्टीज़ में और इसका जो कलर है इसको हम सेट कर देंगे ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे पेज सिलेक्टर में वैलिडेट DOB में जो ये एज है ये डायनामिक कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे विजेट ट्री में आ जाएंगे और हमारा जो ये टेक्स्ट है ना इसको सिलेक्ट कर लेंगे, रिच टेक्स्ट को। फिर इसमें जो ये सेकेंड टेक्स्ट है जो एज है हमारा, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इस पर मैंने सेलेक्ट किया रिच टेक्स्ट पे, तो यहाँ राइट साइड में आपको एज मिल जाएगा और ये पहले दो टेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब एज जो वेरिएबल है हमारा उसको हम यहाँ पे डायनामिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे, कस्टम फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट न्यू फंक्शन। अब इस फंक्शन का जो नेम है उसको हम दे देंगे कैलकुलेट एज। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे नेम चेंज कर रहा हूँ ना, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे फंक्शन का नेम यहाँ पे चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है कि रिटर्न वैल्यू हमें सेलेक्ट करना है इंटीजर। ठीक है, क्योंकि एज एक नंबर है तो हम उसको डेटा टाइप सेट करेंगे इंटीजर। अब सेकंड चीज़ हम करेंगे आर्ग्यूमेंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ पास करेंगे। ठीक है, और उसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा डेट टाइम। ठीक है, इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा डेट टाइम। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज कर रहा था ना इंटीजर रिटर्न वैल्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर आ गया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास किया डेट ऑफ बर्थ, तो ये डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब डेट ऑफ बर्थ का टाइप हमने क्या सिलेक्ट किया, डेट टाइम, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेट टाइम। और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब है ऑप्शनल। अब पहले फंक्शन का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, मैं आपको वो समझा देता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि फंक्शन मतलब एक्जैक्टली होता क्या है। कोई भी जो फंक्शन रहता है ना वो इस पैटर्न में दिखता है हमें। ठीक है, उसमें ये पहला जो रिटर्न टाइप रहता है ना, इसका मतलब है कि एक इंटीजर वैल्यू हम रिटर्न करेंगे। अगर यहाँ पे इंटीजर के जगह पे स्ट्रिंग रहता ना, तो इसका मतलब होता कि कोई स्ट्रिंग जैसे ABC या कोई नेम उसमें रिटर्न होता। अगर ये रिटर्न टाइप यहाँ पे बूलियन होता तो वहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स के केस में उसको रिटर्न करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे फ्लोट है सपोज, तो कोई भी जो पॉइंट में नंबर रहते हैं ना 2.0 3.0 वो टाइप के नंबर यहाँ पे आते। पर इंटीजर क्योंकि हमें है ना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने पे एज रिटर्न करना है, तो वो कोई भी एक नंबर होगा, तो हम यहाँ पे इंटीजर सेलेक्ट किए। ठीक है, उसके बाद में है ये कैलकुलेट एज। अब ये कैलकुलेट एज जो है इसको बोलते हैं फंक्शन नेम। जो भी हम फंक्शन का नेम देंगे यानी जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके फंक्शन को, वो यहाँ पे हम ऐड करते। और ये जो DOB है इसका मतलब है कि यहाँ से जो भी डेट हम पिक करेंगे ना, ये जो हमारा है इस पर मैं जैसे अपडेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो भी ये डेट का ईयर सिलेक्ट हो रहा है ना, ये ईयर ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पास हो जाएगी। कैसे पास होगी हम वो देखेंगे, पर यहाँ पे वो डेट आएगी। ठीक है, और कोई भी डेट जो रहती है उसका डेटा टाइप रहता है डेट टाइम, राइट। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल वैल्यू है। तो क्या अब क्वेश्चन ये है कि बिना डेट ऑफ बर्थ के ये ऐप काम कर पाएगा क्या? हैपन ऐप नहीं कर पाएगा। तो हमें यूज़र की डेट और उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी एज तो मस्ट है, राइट। तो ये वैल्यू ऑप्शनल नहीं रह सकती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डेट टाइम या राइट साइड में है ना नलेबल, इसको हम कर देंगे ऑफ, कि हमें ये कंपलसरी ये वैल्यू चाहिए ही यूज़र से, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से फंक्शन को आप लिख सकते हैं। कमेंटेड लाइन्स है ना, इसको चेंज नहीं करना है, इसके बीच में हम अभी एज कैलकुलेट करेंगे। अब कोई भी एज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल एक रहता है
कि जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो हम अपनी एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी जो करंट ईयर चल रहा है 2024 माइनस आपके जो बर्थ डेट का ईयर है वो यहाँ पे हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ 1994, तो हमारी यहाँ पे एज कैलकुलेट हो जाएंगी 30, राइट। तो ये जो ईयर यहाँ पे लिखा है ना, ये कैसे लेंगे ये हमें समझना है। तो सबसे पहले आपको आज का करंट ईयर मतलब जो 2024 है वो कैसे लेंगे वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच में हम लिखेंगे अभी की डेट, हम लेंगे डेट टाइम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टुडेस डेट, ठीक है। उसमें से हम डेट टाइम डॉट नाउ करेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो आज की डेट हमें दे देगा। अब इस डेट के बेसिस पे हम एज को कैलकुलेट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि एक इंटीजर रहेगा एज, ठीक है, और आज का जो डेट है उसका ईयर हम निकालेंगे, जो करंट ईयर है 2024, और उसको हम माइनस करेंगे जो यूज़र का डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ में उसने सिलेक्ट करा है यहाँ से, ठीक है। तो वो इसके अंदर आ रहा है, उसका जो डेटा है, डेट ऑफ ईयर है, वो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे और रिटर्न कर देंगे एज। बस इतना सिंपल फंक्शन हम लिखेंगे ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको समझ में आ जाए कि कैसे फंक्शन को लिखा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे डेट निकाले, फिर करंट ईयर और यूज़र का बर्थ ईयर निकाल के उसका एज कैलकुलेट करके हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फंक्शन कैलकुलेट एज। इसको मैं कर दूंगा सेव यहाँ से, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था कि अपडेट करने पे हमें एक कस्टम फंक्शन को अपडेट क्लिक करने पे यहाँ पे एज पे हमने इस पे सिलेक्ट किए थे, फिर यहाँ से हम कस्टम फंक्शंस में आए और हमने एक फ़ंक्शन को क्रिएट किया कैलकुलेट एज, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सेट फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, तो अब जो हमने डेट ऑफ बर्थ लिखे थे ना फंक्शन में, उसको पास करेंगे हम जो भी यूज़र ने सिलेक्ट किया है, विजेट स्टेट में आके डेट पिक्ड, और इसको कर देंगे कन्फर्म, ठीक है। और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसको कर देंगे कन्फर्म। तो यहाँ पे कैलकुलेट एज ऑटोमेटिक आ जाएगी और वो यहाँ पे एज को कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ करना है कि जैसे हम अपडेट करते हैं ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, जैसे कि यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करने पे हम एक डेट टाइम पिकर ओपन कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक बैकएंड कॉल कर रहे थे, यहाँ पे अपडेट कर रहे थे हम डॉक्यूमेंट को। तो जब हम अपडेट कर रहे थे तो हम डेट ऑफ बर्थ को सेट कर रहे थे पिछले वाले एपिसोड में। अब हमें जब ये अपडेट हो रहा है ना डेट ऑफ बर्थ, तो उसके साथ में हमें एज भी अपडेट करना है। तो मैं यहाँ से एज सेलेक्ट कर लूँगा फील्ड, और यहाँ पे हम वैल्यू सोर्स लिखेंगे फ्रॉम वेरिएबल, और अनसेट की जगह पे जो भी वैल्यू आ रही होगी डेट की वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एज की वैल्यू हम सेट करेंगे कहाँ से, हमारे कस्टम फंक्शन से कैलकुलेट एज, और यहाँ पे डेट हम कहाँ से पास कर रहे हैं, डेट पिक्ड से। कंफर्म करेंगे और यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट एज से ये एज कैलकुलेट हो जाएगी और यहाँ पे अपडेट हो जाएगा बैकएंड में, ठीक है। ठीक है, तो ये दो फील्ड्स अभी हमारी अपडेट होंगी, और जैसे ही अब यूज़र की एज अपडेट होगी ना, तो हम डिसमिस नहीं करेंगे बॉटम शीट को, हम इसको वहीं रहने देंगे, ठीक है, ताकि यूज़र अपनी एज तो भी देख पाए। तो एट दी एंड अब इसको फंक्शन में जो एरर्स है आप पहले चेक करेंगे, कस्टम फंक्शन नीड टू बी चेक्ड, फिर इस पर क्लिक करने पे वो थोड़ा चेक करता है कि सारे फंक्शन लाइंस वगैरह सब करेक्ट है कि नहीं, फिर ये खुद ही एरर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हमें ना यहाँ पे एक चेंज करना है। जैसे हमने रिच टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किए, ठीक है, रिच टेक्स्ट में एज को आप सिलेक्ट किए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमने कस्टम फंक्शन को असाइन किए थे, ठीक है, तो इसको आप रिमूव कर देंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे विजेट ट्री में हम आएंगे, ठीक है, वैलिडेट डीओबी में रिच टेक्स्ट में इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। कस्टम फंक्शन की जगह पे हम फायरबेस से ही डायरेक्ट डेटा ले लेंगे। तो रिच टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम फिर से इसको सेट करेंगे, और कस्टम फंक्शंस के बदले में हम डायरेक्ट यूज़र की जो एज आ रही है ना फायरबेस से, वही एज हम यहाँ पे ले लेंगे। तो हम यहाँ पे एज सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको हम अभी के लिए 30 दे देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट टाइम जब भी यूज़र की एज आएगी ना, तो यहाँ पे 30 आएगी। अगर उसकी एज 30 नहीं है तो वो अपडेट करेगा, और डेट पिकर से डेट सेलेक्ट करके फिर वहाँ से जो कैलकुलेट इस पे सिलेक्ट करने पे जो हमने कस्टम फंक्शन किए ना डेट टाइम पिकर पे बैकएंड कॉल पे,
हमने अपडेट किया डेट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको एक और फील्ड जो एज है उसको सिलेक्ट करना है, एज को, और यहाँ से हम करेंगे फ्रॉम वेरिएबल, और एज हम लेके आएंगे कस्टम फंक्शंस में कैलकुलेट एज वाले वेरिएबल से, और यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसको पास करेंगे विजेट स्टेट में जो डेट पिक हुई, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको करनी है इसमें प्रॉपर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे अपडेट करा कि जो 30 था यहाँ पे एज, ठीक है, यहाँ पे एज था, उसको हमने ऑथेंटिकेटेड यूज़र से, यानी जो भी एज यहाँ पे रहेगी फायरबेस में जो स्टोर होगी वो एज हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। और जब हम अपडेट करेंगे यूज़र की एज को, तो वहाँ पे हम उसका जो डेट ऑफ बर्थ तो हम ऑलरेडी अपडेट कर रहे थे, पर एज भी अब हम अपडेट कर देंगे, और एज का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कैलकुलेट एज नाम के फंक्शन से, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे 0 लिख के आ रहा है। अब मैं अपडेट करूँगा तो उसका एज यहाँ पे 29 आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक और सेटिंग हम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे बग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम अब जो यूज़र की एज फायरबेस से आ रही है ना 29, वो यहाँ पे दिख रही होगी आपको, राइट। इसको हम वैलिडेट करेंगे तो ये डिसमिस हो जाएगा, पर जब हम अपडेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे वो इमीडिएटली अपडेट नहीं हो रहा है, राइट। तो उसके लिए उसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा स्क्रीन को। तो बेटर ऑप्शन है हमारे पास कि जब हम अपडेट कर रहे हैं ना इसको, वैलिडेट DOB में बटन पे, अपडेट पे, एक्शन फ्लो एडिटर में हम जब अपडेट डॉक्यूमेंट कॉल होगा तो उसको हम डिसमिस भी कर देते हैं, जैसे हमने पहले किया था, उसको डिसमिस करना सही रहेगा ताकि स्क्रीन रिफ़्रेश हो जाए, ठीक है। डिसमिस कर देंगे और क्लोज़ कर देंगे। अब जब हम इस ऐप को रन करेंगे ना, तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे डेट जो है और एज है वो रिफ़्लेक्ट होती हुई दिखेगी, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं एक बार प्रॉपर सब चीज़ें चल रही है क्या। तो जैसे मैं यहाँ पे अब वैलिडेट करता हूँ तो 24 ईयर्स यहाँ पे दिख रहा है एज, और डेट ऑफ बर्थ दिख रही है 9 अप्रैल 2000। अब वही मैं अगर इसको अपडेट कर देता हूँ 1999 से, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक डिसमिस हो गया। अब यहाँ पे एज आपको अपडेट हुई होंगी, ठीक है, 25। वैसे ही अगर मैं इसको 1992 कर देता हूँ तो एज यहाँ पे अपडेट हो रही है प्रॉपर, ठीक है, और जो भी एज है यूज़र की वो फायरबेस से यहाँ पे आ रही है। अब हमें क्या करना है, जेंडर स्क्रीन डिज़ाइन करना है। तो इस पे एक नेक्स्ट बटन हम ऐड करेंगे ताकि जब भी अपडेट होगा और यूज़र का डेट अपडेट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्क्रीन हम ओपन करेंगे सिलेक्ट जेंडर, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बटन हम ऐड कर देते हैं। ये बैक बटन के जगह पे, इस बैक बटन को हम हटा सकते हैं यहाँ से, और इसके जगह पे हम एक नेक्स्ट बटन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट स्क्रीन है, ऑलरेडी ये फर्स्ट स्क्रीन है हमारी डेट ऑफ बर्थ जो लॉगिन के बाद में हम पूछते हैं, तो इसका बैक कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं लेफ़्ट की जगह पे इसको राइट कर देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। तो जब भी इसको आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ सपोज़ नीचे कर देता हूँ मैं, इसका फिल कलर हम ब्लैक कर देंगे और आइकन कलर हम कर देंगे वाइट, ठीक है। ठीक है, अब सिलेक्ट जेंडर में आके हम आ जाएंगे हमारे विजेट ट्री में, और यहाँ से मैं सब कुछ फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, एम्प्टी हो गया ये। अब जब इस बटन पे क्लिक होगा तो हमें करना है, एक्शन में आना है, ठीक है, इसको ऐड एक्शन करेंगे हम, और करेंगे नेविगेट टू सिलेक्ट जेंडर स्क्रीन, ठीक है। सिलेक्ट जेंडर पे हम कर देंगे इसको इस तरीके से। अब इस पेज का सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ से, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर प्राइमरी बैकग्राउंड, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कस्टम कलर, ठीक है। यहाँ पे कस्टम कलर सिलेक्ट करेंगे, मैं ऑरेंज वाले इसमें आ जाता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये कलर हम यूज़ करेंगे इसके लिए। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ इस कंटेनर के अंदर। अब इस पेज में हम सबसे पहले एक स्टैक ऐड करेंगे, ठीक है। स्टैक के अंदर हम ऐड करेंगे टेक्स्ट,
ठीक है। और उसको हम देंगे हाउ डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो सेट कर देंगे प्रॉपर, और लेफ़्ट साइड से पैडिंग ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे 20, ठीक है। फॉन्ट वेट में आके हम इसको बोल्ड कर देंगे। इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और एक और टेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे, उसमें हम लिखेंगे यू कैन चेंज दिस इंफॉर्मेशन लेटर। ओके, तो एक और हमने डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दिया, और उसका जो फॉन्ट है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, ठीक है। एज वेल बाय कॉन्टेक्टिंग आवर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पैडिंग हम ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम ऐड करेंगे इसी स्टैक के अंदर, सिलेक्ट करेंगे इसको स्टैक को, यहाँ पे ऐड करेंगे हम रेडियो बटन, ठीक है। रेडियो बटन हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको नीचे लेके आएंगे। अब इसमें हमें ना ऑप्शन 1 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे हम लिखेंगे आई एम मैन, और सेकंड ऑप्शन हम ऐड करेंगे आई एम वुमेन, ठीक है। तो अब हमारा रेडियो बटन यहाँ पे बन गया। अब हमें इसमें डालने हैं एक्शंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेडियो बटन पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और हम आ जाएंगे एक्शंस पे। एक्शंस में हम लोग करेंगे ओपन, और ऑन सिलेक्टेड इवेंट पे ऐड एक्शन करेंगे, ठीक है। अब एक्शन हमें क्या करना है कि जब भी यूज़र जब जेंडर को सिलेक्ट करेगा तो हमें डेटाबेस अपडेट करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अपडेट डॉक्यूमेंट, तो फायरस्टोर में अपडेट करेगा वो डॉक्यूमेंट, और ऑथेंटिकेटेड यूज़र में कौन सा कलेक्शन हमें अपडेट करना है वो हमें यहाँ सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट करूँगा यूज़र रिकॉर्ड। अब इसमें कौन सी फील्ड हमें अपडेट करना है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो हम बोलेंगे इसको कि जेंडर नाम का जो सिलेक्ट वेरिएबल है वो सिलेक्ट अपडेट करना है हमें, और कहाँ से करना है, तो हम बोलेंगे फ्रॉम वेरिएबल। अब कौन सा वेरिएबल, तो हम विजेट स्टेट में आएंगे, जो भी रेडियो बटन से हम सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे आ जाएगा इसमें, और इसके बाद में हम ओपन करेंगे न्यू स्क्रीन, ठीक है। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो हमें ओपन करना है नेविगेट टू। अब स्क्रीन हमने बनाई नहीं है यहाँ पे, तो सबसे पहले एक स्क्रीन ऐड कर देते हैं हम। आ जाएंगे पेजेस सिलेक्टर में, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हम ऐड पेज करेंगे, और मैं बोलूँगा इसको क्रिएट ब्लैंक, और मैं बोलूँगा अपलोड प्रोफाइल पिक्स। क्रिएट पेज करेंगे। अब वापस हम आ जाएंगे हमारे सिलेक्ट जेंडर वाले पेज पे, और यहाँ से रेडियो बटन पे सिलेक्ट करके एक्शंस ओपन करेंगे, और यहाँ पे नेविगेट टू अपलोड प्रोफाइल पिक्स, ठीक है। इस स्क्रीन पे वो पहुँच जाएगा। इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, इसको थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब हम डिज़ाइन कर लेते हैं हमारा अपलोड प्रोफाइल पिक्स का पेज। अब हम आ जाएंगे विजेट ट्री में। विजेट ट्री में सबसे पहले हम सब कुछ डिलीट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। एम्प्टी ही हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपलोड प्रोफाइल वाला फीचर ऐड करना है, जिसमें हम यूज़र को मल्टीपल फ़ोटोज़ हमारे गैलरी में से सिलेक्ट करके उसे वो फ़ीचर अलाउ करेंगे, और उसको हम फायरबेस में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें हम आ जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम लोग, एक रो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा रो। अब इस रो के अंदर हम एक ऐड करेंगे कंटेनर, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइज़ कर देंगे प्रॉपर। अब इस कंटेनर के अंदर हम ऐड करेंगे आइकन बटन, ठीक है। आइकन बटन। अब इस बटन पे क्लिक करने पे हम यूज़र को अलाउ करेंगे कि वो मल्टीपल फ़ोटोज़ सिलेक्ट कर सके, ठीक है। तो अब वो फ़ोटोज़ कहाँ पे दिखाएगा, वो इस रो में दिखाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रो को सिलेक्ट करेंगे, और इस रो के अंदर एक और रो ऐड करेंगे, जिसमें हम मल्टीपल इमेजेस जो यूज़र सिलेक्ट करेगा ना, वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। इस रो के अंदर हमने एक और रो ऐड किया, और इस रो के अंदर एक कंटेनर और आइकन बटन भी है, ठीक है। अब यहाँ से जब इस रो के अंदर, सेकंड वाले रो के अंदर हम ऐड करेंगे एक इमेज को
इसका जो साइज़ है हम एडजस्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बेसिक सेटअप, जहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने एक आइकन बटन ऐड किया, ठीक है, और इस रो के अंदर एक और रो ऐड किया जिसमें हमने एक इमेज ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, आप कनेक्ट में आ जाओ एक बार, और कनेक्ट में डेटाबेस में हम एक फ़ोटोज़ नाम का फील्ड ऐड करेंगे, जिसमें हम यूज़र से मल्टीपल उसके फ़ोटोज़ ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इमेज पाथ डेटा टाइप, और उसको हम करेंगे लिस्ट। जैसे एक ईमेल है, ठीक है, तो ईमेल में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो रही है, डिस्प्ले नेम में एक ही वैल्यू स्टोर हो रही है। वैसे ही अगर मैं फ़ोटोज़ में अगर लिस्ट स्टोर कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, फ़ोटोज़ में एक एरे बन जाएगा, एक लिस्ट बन जाएंगी, और उसके अंदर मल्टीपल इमेज यूआरएल्स रहेंगे। ये सेकंड यूआरएल, वैसे ही थर्ड यूआरएल, तो मल्टीपल एलिमेंट्स एक इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे लिस्ट, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग ठीक कर देंगे फ़ोटोज़ का, और इसको कर देंगे सेव, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेटिंग। अब हम आ जाएंगे आइकन बटन पे, और आइकन बटन पे नहीं आएंगे हम लोग आएंगे इस कंटेनर पे, ठीक है। यहाँ पे कंटेनर सेलेक्ट करेंगे हम लोग, ना कि आइकन बटन, ताकि कंटेनर पे क्लिक करने पे हम एक एक्शन ऐड कर सके। और एक्शन में हम क्या करेंगे, ऑन टैप इवेंट पे एक्शन को ऐड करेंगे, और यहाँ से हम बोलेंगे अपलोड। अब अपलोड में यहाँ पे आ रहा है अपलोड सेव मीडिया, ठीक है। अपलोड सेव मीडिया करने पर हम अपलोड टाइप करेंगे फायरबेस, ठीक है, क्योंकि हमें फायरबेस में उसको स्टोर करना है। अब हम मीडिया सोर्स करेंगे गैलरी क्यों, क्योंकि हमें मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करने हैं, तो वो सिर्फ गैलरी सपोर्ट करता है फ्लटर फ्लो में। अगर फॉर एग्जांपल मैं कैमरा लेता हूँ तो कैमरा में आप मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे अलाउ नहीं करता है वो, तो और ये वाला थर्ड ऑप्शन अगर सिलेक्ट करते हैं तो भी वो अलाउ नहीं करता है मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। तो हमें गैलरी के थ्रू ही जाना पड़ेगा अगर आपको मल्टीपल इमेजेस यूज़र्स की चाहिए तो, ठीक है। इसमें आप फ़ोटो और वीडियो दोनों ले सकते हैं, पर अभी हम यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। अब इसको हम नेम दे देंगे अपलोडेड पिक्स, और इसको हम कर देंगे क्लोज। यहाँ से हमारा कंटेनर रेडी हो चुका है इमेजेस को लेने के लिए, ठीक है। अब जो भी इमेजेस हमने ऐड किया उसको हमें इस इमेज में दिखाना भी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस रो को सिलेक्ट करेंगे, ना कि इस इमेज को। हम रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे जनरेट डायनामिक चिल्ड्रन, ठीक है। जनरेट डायनामिक चिल्ड्रन पे आएंगे हम लोग, और यहाँ से हम वैल्यू को सेट करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ आ रही है ना, ये कहाँ से आनी चाहिए, विजेट स्टेट में अपलोडेड फाइल यूआरएल्स, ठीक है। यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पे यूआरएल्स मिलेंगे, मल्टीपल इमेजेस हम सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ, और इस वेरिएबल नेम को हम दे देंगे फ़ोटोज़, ठीक है। इसको हम यूज़र फ़ोटोज़ बोल देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम कर देंगे सेव। दिस विजेट विल नाउ जनरेट इट्स चिल्ड्रन डायनामिकली फ्रॉम स्पेसिफाइड वेरिएबल, सिंपली एडिट द फर्स्ट चाइल्ड इन दिस रो टू सेट हाउ एवरी चाइल्ड शुड लुक। इसका मतलब है कि अगर हम पहली इमेज को सेट करेंगे, जो भी उसका मतलब हमें, जैसे इसको बॉर्डर देना है या राउंडेड बॉर्डर देना है, कुछ स्टाइल इसका चेंज करना है, तो सिर्फ हम एक इमेज को भी चेंज करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो मल्टीपल इमेजेस ऐड होगी इस एरे में वो भी सेट हो जाएगी। इसका विड्थ ठीक है, इस तरीके से मैं इसको सेट कर देता हूँ 120, ताकि मल्टीपल इमेजेस हम यहाँ पे देख सकें। अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो इमेजेस हम अपलोड कर रहे हैं वो अपलोड हो रही है क्या। इसमें ना एक और चीज़ कर लेंगे कि आइकन बटन कंटेनर में हम एक टेक्स्ट भी ऐड कर देंगे। इसको हम बोलेंगे ऐड फोटोज़, ठीक है। इसको बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा दे देंगे हम, इसको कलर हम दे देंगे, ये डार्क हो गया बहुत, कस्टम कलर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
इस तरीके से एक कलर हम इसको दे देंगे और इस आइकन का कलर हम सेट करेंगे। यहाँ से आइकन बटन सिलेक्ट करके इसका जो कलर है इसको हम कर देंगे ब्लैक। ब्लैक के जगह पे थोड़ा और लाइट करेंगे इसको इस तरीके से। आप अपने हिसाब से कलर को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इस कंटेनर को थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि इस तरीके से वो दिखे। और यहाँ से मैंने सेट किया इसका कंटेनर का बॉर्डर रेडियस, ठीक है। और पैडिंग हम थोड़ी सी ऐड कर देंगे 10 और राइट से भी मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से वो बटन दिखेगा। अब इसका कलर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कैसे दिखाना है, तो 2-3 कलर यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं। वाइट बेटर लग रहा है, ठीक है। और इमेजेस जो है ना, इमेज को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे रो में, और इमेज का पैडिंग भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा 10, ताकि प्रॉपर तरीके से इमेजेस भी डिस्प्ले हो जाए हमारा। इमेजेस को हम यहाँ से भी 10 कर देंगे, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो देख लेते हैं। सेटअप फायरबेस स्टोरेज, टैप टू व्यू फायरबेस सेटिंग्स, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे फायरबेस में आएंगे ना जब, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो फायरबेस स्टोरेज का एक सेक्शन यहाँ पे ऐड हो गया। पहले ये नहीं था क्योंकि हमने एनेबल नहीं किया था उसे, राइट। क्योंकि अभी हमें उसको उसमें इमेजेस को स्टोर करना है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें ये चीज़ लगेगी। हम इसको करेंगे डिप्लॉय यहाँ से, ठीक है। ये फायरबेस स्टोरेज अब यहाँ से डिप्लॉय अगर ये नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपने स्टोरेज को एनेबल किया है क्या। तो हम आ जाएंगे फायरबेस में, और यहाँ पे हम आ जाएंगे बिल्ड में। बिल्ड में हम स्टोरेज में सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ देखेंगे कि ये एनेबल ही नहीं है, तो हम इसको पहले एनेबल कर देंगे और स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड, ठीक है। यहाँ से डन करके एक स्टोरेज हमारे लिए एनेबल होके रेडी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारा स्टोरेज यहाँ से रेडी हो गया। अब इसको हम डिप्लॉय करते हैं यहाँ से फायरबेस स्टोरेज को फायरबेस में सेटिंग्स में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिप्लॉय, और एरर्स भी यहाँ से चले गए। अब हम आ जाएंगे स्क्रीन पे और कंट्रोल एस विंडोज़ में और कमांड एस इन मैक, ठीक है। सेव करेंगे प्रोजेक्ट को। अब इसका भी डेमो देख लेते हैं कि इमेजेस प्रोफाइल पिक स्टोर हो रही है कि नहीं। तो फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इमेजेस आ गई। मैं ये 3 इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे वो जो इमेजेस हमने ऐड की वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है क्या, वो देखना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे इमेजेस डिस्प्ले नहीं हो रही है ना। स्टोरेज में हम चेक करेंगे कि स्टोरेज में इमेजेस अपलोड हुई क्या। तो स्टोरेज में अपलोड हो चुकी है फायरबेस में इमेजेस, ठीक है। अपलोड्स में ये 3 इमेजेस हमने जो ऐड की ना, वो ऐड हो गई यहाँ पे इस तरीके से, ओके। पर यहाँ पे अब हमें ना एक फ़ोटोज़, जैसे यूज़र के जो फ़ोटोज़ ऐड हुए उसके URL की लिस्ट भी हमें यहाँ पे चाहिए, राइट। सारे जितने भी फ़ोटोज़ ऐड किए बेसिकली यहाँ पे हमें उसको एक्सेस करना है। और यहाँ पे जो इमेज अपलोड हुई वो इमेज यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो वो क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से जो हमने इमेज सेलेक्ट किया है ना, उसको हमने यहाँ पे पाथ सेट ही नहीं किया है। तो हमें सारे इमेजेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक इमेज का जो है वो यहाँ से पाथ अगर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में अपलोड प्रोफाइल पिक्स में रो में इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम यूज़र फ़ोटोज़ आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अगर मैं स्पेस एंटर कर देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा, ताकि कोई डमी इमेज यहाँ पे नहीं दिखे। तो अभी के लिए हमने उसको स्पेस दे के ये कर दिया, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे हमने जो इमेज अपलोड की है ना, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही थी पर अपलोड हो जा रही थी, राइट। वो क्यों हो रहा था, क्योंकि जब हम रो में आए और इमेज था यहाँ पे है ना, हमने पाथ सिलेक्ट नहीं किया था। तो हमने इस पर क्लिक करके जो हमारा पाथ था यूज़र फ़ोटोज़ आइटम, ठीक है। तो अब जैसे इमेज का पाथ यहाँ पे सेट हो गया, अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही हमने यहाँ पे ऐड किया फ़ोटोज़, सिलेक्ट किए 3 फ़ोटोज़ यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमने ये किया। और एक चीज़ है यहाँ पे
कि अब हमें ना मल्टीपल इमेजेस अगर देखनी है तो वो हम नहीं देख पा रहे हैं, यानी यहाँ पे हमें अगर जो थर्ड इमेज है वो देखना है तो वो अलाउड नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे और यहाँ से पेज विजेट ट्री में अपलोड प्रोफाइल पिक्स में यहाँ पे रो में सिलेक्ट करेंगे हम लोग। रो को सिलेक्ट करके आप नीचे आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक स्क्रोलेबल है, ठीक है, इसको हम स्क्रॉल अलाउ कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है डू नॉट अलाउ स्क्रॉलिंग, इसको हम ये कर देंगे। और ये जो इमेज है ना, इसका इमेज अगर आप देख रहे होंगे तो इमेज का साइज़ प्रॉपर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ना डिफ़ॉल्ट इमेज दे दी है। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ताकि जो भी बाय डिफ़ॉल्ट इमेज रहेगी ना वो वहाँ पे सेट हो जाए। ओके, तो अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इमेजेस यहाँ पे स्क्रॉल हो रही है। मेक श्योर कि आपने यहाँ पे रो में स्क्रॉलेबल ऑन कर दिया है, ठीक है। अगर ये वाले रो से अगर वो स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है ना अगर आपके इसमें, तो यहाँ पे भी एक जो रो है ना इसको भी आप स्क्रॉलेबल ऑन कर दीजिए। तो ये दोनों स्क्रॉल जब ऑन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। बेसिकली एक ये मेन जो रो है ना, पेरेंट रो, इसको हमें स्क्रॉल करना चाहिए था इसके बदले। तो ये मेन रो को स्क्रॉल करना मस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑन कर दीजिए स्क्रॉल, तो ये स्क्रॉलेबल हमारा फीचर एनेबल हो जाएगा। अब जो इमेजेस थी इसमें पैडिंग थोड़ी सी कम हो गई है इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे पैडिंग थोड़ी ऐड कर दे रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये जो इमेजेस है इस पे मैं एक बटन ऐड करूँगा, कंटिन्यू। जैसे ही उस कंटिन्यू बटन पे क्लिक होगा तो हमें ये जो फायरस्टोर डेटाबेस है ना, यहाँ पर भी उस यूज़र की सारी इमेजेस हमें देखनी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन ऐड करते हैं जिसके क्लिक करने पे हम नेक्स्ट स्क्रीन में आ जाएंगे, जहाँ पे हम यूज़र्स की प्रोफाइल्स को मैच करेंगे। तो मैं उस पेज को नाम दे देता हूँ ऐड पेज करके, क्रिएट ब्लैंक होम स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर देंगे होम स्क्रीन, और हम आ जाएंगे हमारे अपलोड प्रोफाइल पिक्स पे, ठीक है। यहाँ पे अब हमें एक बटन ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बटन ले लेता हूँ और उसको मैं रैप इन स्टैक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास एक स्टैक है, उसके अंदर एक रो है और एक बटन है। ठीक है, इस बटन को मैं यहाँ से अलाइन कर देता हूँ नीचे यहाँ पे, या फिर आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपको कहाँ पे, यानी अगर इसको आपको इस तरीके से रखना है सेंटर में, तो हम इस बटन को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर में लेके आ जाएंगे। इसको मैं लिखूँगा कंटिन्यू, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे इस तरीके से, और इसका जो कलर है उसको हम ब्लैक कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और विड्थ आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी 200 दे देता हूँ, यहाँ आप 300 देंगे तो फुल स्क्रीन वो ले लेगा, ठीक है। इस तरीके से अब इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने पे हमको स्टोर करना है, तो हम आ जाएंगे इस बटन पे कंटिन्यू पे, यहाँ पे हम करेंगे एक्शंस और ओपन फ्लो एडिटर कर देंगे, ठीक है। ऐड एक्शन करेंगे। एक्शन क्या करना है, हमें डेटाबेस में अपडेट करना है, तो हम यहाँ से करेंगे अपडेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ऑथेंटिकेटेड यूज़र में इस रेफरेंस को हमको अपडेट करना है। अब फील्ड्स हम सिलेक्ट करेंगे कौन सी अपडेट करना है, राइट। तो हम ऐड फील्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारा फ़ोटोज़ का फील्ड है, ठीक है, फ़ोटोज़ फील्ड। और यहाँ पे वैल्यू हम क्या सेट करेंगे उसकी, फ्रॉम वेरिएबल, और वेरिएबल क्या रहेगा हमारा विजेट स्टेट में जो अपलोडेड फाइल URLs है जो ऑलरेडी हमने सिलेक्ट करके दिए हैं, तो यहाँ पे वो अवेलेबल है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और कंफर्म कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बैकएंड सिस्टम रेडी। तो अब हम जब इस पे कंटिन्यू पे करेंगे ना, तो यहाँ पर वो फ़ोटो की URLs भी आने चाहिए। ये बेसिक पर्पस है इस डेमो का, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S या Command+S, ठीक है, और रन कर देते हैं इसको। ओके, तो हम कर लेते हैं इसको सिलेक्ट, यहाँ से ऐड फ़ोटोज़ कर लेंगे। यहाँ से हमारे इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है। और इसको अब हम कंटिन्यू कर देंगे, और कंटिन्यू करने पे हम देखेंगे कि यहाँ पे वो अपडेट हुए कि नहीं।
तो आप देख सकते हैं कि तीनों URL यहाँ पे आ गए, राइट। अब जब हम आगे बढ़ेंगे ना स्क्रीन्स में, जैसे इसको, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस ऐप में, तो यूज़र्स की प्रोफाइल हमें मैच करना है, राइट। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो उसमें हमें यूज़र्स की जो इमेजेस हैं उसके थ्रू स्वाइप फीचर ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल लोगों की इमेज रहेगी और उनके एज और जेंडर के हिसाब से हमें उन्हें दूसरे यूज़र्स की इमेजेस दिखानी पड़ेगी और वहाँ से वो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फ़ीचर हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले एपिसोड में। आई थिंक कि हमारा जो ऑनबोर्डिंग फ़्लो था ना वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, कि जिसमें हमने यूज़र्स की एज लिया, जेंडर लिया और इमेजेस भी हम अपलोड कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या करेंगे, इसका जो UI है थोड़ा सा प्रॉपर कर देंगे अपलोड स्क्रीन का, और नेक्स्ट स्क्रीन जो होम स्क्रीन है हमारी उसका UI डिज़ाइन करेंगे, जहाँ पे हम स्वाइप वाला फ़ीचर ऐड करेंगे और एक्सेप्ट और रिजेक्ट का UI क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।